आगे। और जो अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इससे अच्छी कहानी आपको कहीं कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। बिल्कुल अजीब आइडिया था, अभी तक कभी हुआ नहीं था किसी के मन में, या आइडिया मैंने किसी ने सोचा भी नहीं था, और किसी ये भी नहीं था कि लोगों को लगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, और इसकी सोच क्या है। तो एक किस्म से उन्होंने पहले दिन प्रधानमंत्री बनते हुए जो पुरानी सोच जो थी उसको चैलेंज किया उन्होंने। और ये पुरानी सोच जो है ये डॉगमा है। डॉगमा माने आपकी ये आदत बन चुकी है। हो सकता है कि कभी माने इसका कारण हो उस समय जब बात शुरू हुई, पर समय के हिसाब से आप चेंज नहीं कर रहे, कि आपको लगता है कि ये मैंने तय किया है, ये एक ही सत्य है, ये इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इस कोई और किसी की सोच कुछ अलग होगी तो वो गलती उनकी है। तो ये बहुत जो दिल्ली में जो विदेश नीति के बारे में जो ऐसे ये सोच हैं, कभी कॉन्सेप्ट हैं, कभी एक किस्म से स्वभाव है कि दुनिया के साथ हमें कैसे डीलिंग करनी चाहिए, इसको कैसे बदलें। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं महाभारत का विजय जी ने जिक्र किया था कि दूसरों के मामलों में कहीं दुनिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और ये भी एक किस्म से डॉगमा है। अब हो सकता है कि 1950 या 1960 में हमारी वो क्षमता थी नहीं, हमारी हितें थी नहीं, पर अभी हम कुछ दिन पहले दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमिकली। अब जो 20 नंबर में होता है और जो 5 नंबर में होता है उसकी सोच एक नहीं हो सकती। तो अब समझिए कि हमें चेंज करने के लिए माने जो क्षमता के हिसाब से जो परिवर्तन जो होना चाहिए, जो आत्मविश्वास एक किस्म से जो प्रकट होना चाहिए, वो नहीं है क्योंकि आदतें जो है वो हमको बांध के रखती है। तो ये डॉगमा वाला चैप्टर जो है मैंने एक किस्म से वर्णन किया कि हमारी विदेश नीति, इसके अलग अलग मैंने भाग कि हर डेकेड में ये कैसे चेंज होता है, तो ये उस पे फोकस है। फिर एक सब्जेक्ट और है, ये सब्जेक्ट मैंने उसका टाइटल दिया है मैंडरिन। सो मैंडरिन जो है आप जानते हैं चाइना में जो हम कहते हैं बाबू लोग जो शासन में होते हैं, मैंडरिन्स और मासेस इसकी जो संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि जो सरकार में होते हैं उनको लगता है कि जानकारी उन्हीं के पास है। और मैं आपको कह रहा हूँ जो 40 साल में 40 साल सरकार में गुजार चुका है। और कभी कभी जो सरकार में होते हैं उनको पब्लिक से फीडबैक, पब्लिक की सोच, ये भी पब्लिक जो वहाँ जो अलग विचारधाराएं जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और ये मैंने जो विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से बात सामने रखी है कि अगर आप देखें अमेरिका के साथ या ओवरऑल जो पश्चिमी देश जो हैं, जो विकसित देश जो हैं, हम लोग ज़्यादातर हमारे व्यापार जो हैं उनके साथ होते हैं। देश में जो पूंजी निवेश जो आती है वो उन्हीं से आती है। हम जो बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, अगर देश के बाहर भेजते हैं तो वहीं भेजते हैं। जो लोग टूरिज्म पे जाते हैं तो वहीं जाते हैं। तो कभी कभी हमें भी सोचना चाहिए कि भाई पब्लिक क्या करे, किस दिशा में जा रही है।
और ये क्या होना चाहिए कि नीति किसी और दिशा में जा रही है और पब्लिक कहीं और जा रही है, तो इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन जो ये भी हमें समझना चाहिए। तो ये पब्लिक और शासन का कनेक्ट जो है कि फीडबैक कैसे लें, कि नीति में अगर कहीं कुछ बदलावट आना है तो ये फीडबैक कैसे लें। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का फेवरेट वर्ड है फीडबैक, कि आप जाकर, जैसे मुझे कहा जाता है, आप जाकर गुजरात में फीडबैक ले लीजिए। हाँ, तो ये फीडबैक जो है, ये सचमुच, ये जब सुशासन के लिए फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी, अगर आप कोई व्यापार में भी हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देगा, आपको कैसे पता कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये नीति के बारे में भी यही है कि फीडबैक लेना है, और फीडबैक तभी आप ले पाएंगे जब आप मासेस के साथ कनेक्ट हों। तो ये मैंडरिन मासेस, ये दुविधा जो है पॉलिसी और पब्लिक, इसको मैंने प्रस्तुत किया है। फिर 3 चैप्टर और हैं, एक चाइना पर है, और इसका महत्व तो आप समझते ही होंगे कि चाइना हमारा पड़ोस का देश है, पर एक किस्म से सुपर पड़ोसी है। हाँ? सुपर पड़ोसी है, सबसे बड़ा पड़ोसी तो है, पर अगर आप उनकी ताकत देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, कहाँ कहाँ तक वो पहुंच चुके हैं, और एक किस्म से जो उनके यहाँ जो प्रगति उन्नति जो हुई है, इसमें हमें भी देखना है कि इसके कुछ सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। और उनका प्रभाव, क्योंकि वो पड़ोस में है, हम पे उनका प्रभाव क्या है, हमारे हितों पे क्या है, और हो सकता है कि हमारे देश में हो, पर हमारे बाकी पड़ोसी देश जो हैं उन पे उनका अभी कितना इन्फ्लुएंस है, और हमारे लिए उसकी क्या एक किस्म क्या चिंता है। तो एक चैप्टर चाइना पर है, एक चैप्टर, और मेरे से किसी ने पूछा कि नॉर्मली जो भी किताब लिखते हैं विदेश नीति पे, नॉर्मली जापान पे नहीं लिखते, ठीक है ना, नॉर्मली जापान पे नहीं लिखते। तो मैंने जापान पे इसीलिए लिखा क्योंकि लोग नॉर्मली लिखते नहीं। एक कारण और भी है, पर हमें जापान पे ज़्यादा सोचना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी की बात थी जब मैं इस यहाँ आया, सबसे पहले मुझे वो जापानीज गार्डन ले गए। हाँ, तो मैंने कम से कम ये कहा कि भाई गुजरात में तो जानते हैं कि जापान की महत्व क्या है, अब पूरी देश की यही सोच होगी तो हमारे रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक जो है ये पैसिफिक माने प्रशांत महासागर पर है, क्योंकि अभी तक हम खुद सोचते हैं कि जब समुद्र के बारे में सोचते हैं तो हम हिंद महासागर के बारे में सोचते हैं, और एक किस्म से हमारी सीमा जो है, और ये सीमा सोच की सीमा है कि हिंद, जब मैरीटाइम इंटरेस्ट की बात करते हैं इंडियन ओशन की बात आती है। पर अगर आप अभी देखें, अभी 50% से ज़्यादा हमारा व्यापार जो है वो पूरब की तरफ जाता है, वो प्रशांत महासागर में जाता है। और अभी जो लाइन जो है हिंद सागर महासागर और प्रशांत महासागर, वो लाइन एक किस्म से लाइन कहीं मैप पर है, किसी एटलस में लिखा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं कि जो सामान जो जाता है, जो नौसेना जो आती हैं, जो जहाज़ें जो आपस बीच में जो जाती हैं, वो ऊपर नीचे जाती हैं। तो हमें ये एक किस्म से जो ऐतिहासिक सीमा जो है इसको हमें पार करना चाहिए। हमें हमारी सोच, क्योंकि हमारी हितें जो हैं वो और ज़्यादा हो गई हैं, और ये इंडो पैसिफिक एक किस्म से एक नई कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में चल रही है। अब ये मैंने किताब की वर्णन की है, पर मैं 2 चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। एक वो अवध वाला जो है, अब हमारी अगर अभी एक किस्म से कहीं कमी हो
पिछले 75 साल में, आप जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरे एनालिसिस में हमें 3 जगह चोट पहुंची है। एक तो विभाजन में, कि भारत जो है वहाँ से छोटा हो गया, और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रैटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया है। अगर आप जो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती, तो इंडिया चाइना एक फ़र्क ये है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, और वो 15 साल का गैप जो है एक बार, और मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई देता है। और तीसरी बात ये थी कि हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया, 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए, हमारी आदत भी है, टालने की आदत है। तो ये 25 साल जो है, तो ये 15, तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये 3 जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है, इसकी जो परिणाम जो हैं अभी दिखाई दे रहा है, और हमें कहीं इसको मन में रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ें, ये हमारी रणनीति का एक भाग होना चाहिए। दूसरी बात कि जो जब हमें दुनिया की जो मैंने कहा जो अवेयरनेस जो है, जो अगर ये बढ़ रही है, तो इसको एक किस्म से हमारे सोच में एक मैप जैसा, एक जैसे प्रायोरिटी की सर्कल होती है ना, कि अब पहले अपना प्रायोरिटी बनाओ, दूसरी प्रायोरिटी बनाओ, ताकि अब हमारे मन में ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं दुनिया के हर जगह इसकी कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होती है। तो पहला सर्कल जैसे मैंने कहा हमारे पड़ोस का है, तो इसीलिए मोदी जी का सबसे पहला पॉलिसी जो था वो नेबरहुड फर्स्ट का था। नेबरहुड फर्स्ट माने उस पर हम पूरा बल देंगे और उसकी वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उनके साथ संपर्क जो है वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सर्कल, और ये भी आपने देखा होगा कि गल्फ में, खाड़ी में, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया, आसियान में, इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं, थिंक वेस्ट पॉलिसी सेंट्रल एशिया, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो पड़ोस है पर थोड़ा दूर का पड़ोस है। और फिर आगे जो है आपने एक पैराग्राफ जो पढ़ा था कि एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया, ब्रिंग इन जापान, ये विदेश नीति में सबका साथ सबका विश्वास, ये वही पॉलिसी हम दुनिया में चला कि हम उस लेवल के पहुंच चुके हैं कि हमारी जो अपनी जो हितें जो हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें सबके साथ जितना हम कर सकते हैं सबके साथ बना के रखना चाहिए, ताकि भारत की प्रगति जो है वो एक किस्म से हमारे लिए क्राइटेरिया हो जाते कि इसके साथ कितना करें। और ग्लोबलाइजेशन का तो मैंने कहा है आपको, टेक्नोलॉजी भी एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी अब कितना हमारे ज़िंदगी को डिसरप्ट भी कर रही है, हमें ताकत भी दे रही है। तो ओवरऑल प्रश्न उठता है इसमें कि जब हम भारत की बात करते हैं कि
हमें, हमारी चुनौती अभी ये है कि दुनिया हमें डिफाइन करेगी या हम अपने आप को डिफाइन करेंगे। तो ये जो पहला जो लेसन्स ऑफ अवध जो है, ये पॉइंट्स जो है ये पहले चैप्टर में आता है और एक किस्म से ये सेटिंग वाला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर जिसमें मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा वो महाभारत पर है। और मुझे बहुत प्रसन्नता थी कि आपने उसी सब्जेक्ट पे मुझे एक किताब और दी है, मैंने अभी तक ये देखी नहीं। तो और महाभारत का मैं आप सबसे पहले मैंने इसीलिए उस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है क्योंकि जब भी लोग कूटनीति के बारे में लिखते हैं, दुनिया में लिखते हैं, तो आप जो भी आप कभी आप पढ़ते होंगे किताब या सुनते होंगे, सबसे पहले कहते हैं कि अरे वो एक मैकियावेली था, बड़े सोच वाला आदमी था, वो इटालियन था। फिर कोई कहेगा नहीं वो ग्रीस के ना ये किताब है वो इलियड की, आप एक अंग्रेजी में एक टर्म है ट्रोजन हॉर्स, ये निकला था इलियड से निकला था। फिर वो कहेंगे वो डिसेप्शन, वो सुनजू है चाइनीज, वो चाइनीज ना बड़े, उनकी सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे वो तो मास्टर हैं। कभी कभी जापान का भी जिक्र करते हैं। भारत का कोई कुछ कहता नहीं है। और 40 साल इसमें जो करते करते ना मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपना भी वो सामने रखें कि दुनिया भी जागे। और जो अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इससे अच्छी कहानी आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। और जब तक हम इस पे गर्व नहीं लेते, हम अपने आप को नहीं इसके बारे में सिखाते, और तो दुनिया, अगर हम अपने बारे में न कहें तो दुनिया हमारे बारे में कैसे कह सकती। तो मेरा लक्ष्य जो था कि ये कहीं मुझे दुनिया जानती है कि महाभारत है वो एक, पर उसको एक कभी लोग नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहीं कुछ हो सकता है कि कहीं फिल्म जैसा कुछ बनता हो, उसके छोटे छोटे भाग जो हैं लोगों को पता है। अगर आप लोगों को कहेंगे कि भाई आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं, हाँ कहेंगे हाँ जानते हैं दुनिया में, पर अगर उनको पूरा चित्र सामने रखेंगे उनके लिए एक नई बात है। और मुझे ये भी लगा कि आज के जो दुनिया की स्थिति जो है, मेरे मन में वो और महाभारत का जो मैं कहूँगा उस समय का लैंडस्केप जो था कि भारत में सिचुएशन क्या था, उसका एक किस्म से कुछ मुझे कहीं सिमिलैरिटी दिखाई दिया। क्योंकि आपने दो शब्द कहे, एक मल्टीपोलर माने अलग अलग बहुत सारे प्लेयर्स हैं, थोड़ा कुछ बैलेंस भी है बीच में। और उस समय का जो भारत में जो स्थिति जो थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे, क्योंकि युद्ध के पहले आपको याद होगा कि जो दो साइड जो थे, दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साइड में कितने लोग, कितने बाकी जो राज्य जो हैं, कौन हमारे साइड में आएगा, कौन हमारे खिलाफ जाएगा। और दोनों कोशिश करते हैं कि जो बीच के लोग जो हैं, जिन्होंने अभी तक चुना नहीं है, कि वो अपनी तरफ कैसे खींचें। और आजकल अगर आप दुनिया में डिप्लोमेसी, आज की दुनिया की डिप्लोमेसी देख रहे हैं तो वही है। और दूसरा कि बहुत पोलराइज था कि एक बार कौरव पांडव के बीच में जब वो